तीन फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स ने एक साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए वोट कर दिया है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही आज के ग्लोबल मार्केट्स का सबसे बड़ा सस्पेंस है, जो सब कुछ हिला रहा है। आज रात 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर अमेरिका का सेंट्रल बैंक, जिसको हम फेडरल रिजर्व कहते हैं, अपने जुलाई मीटिंग के मिनट्स रिलीज करने वाला है। मिनट्स का मतलब कोई सिंपल सा डॉक्यूमेंट नहीं होता है दोस्त, ये एक तरीके का एक्सरे समझ लेते हैं उस रूम का जहां बैठते हैं पूरे 12 लोग, जो पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स और इंटरेस्ट रेट्स की डायरेक्शन तय करते हैं। बिना एग्जैक्ट डेटा के कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ, सीधे मुद्दे की बात, पॉइंट्स की बात, लॉजिकल बात करने वाला हूँ। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, प्रोत्साहन मिलता है टाइमली अपडेट देने का। करंट फेड रेट जो चल रहा है वो 3.5 से 3.75% के बीच में चल रहा है। यह लगातार 5वीं बार हुआ है कि फेड ने रेट्स को होल्ड पर रखा है, यानी नहीं बढ़ाया है ना घटाया है। जुलाई का सीपीआई इन्फ्लेशन 3.4% आया है, जो जून के 3.5% से थोड़ा सा कम है, और कोर इन्फ्लेशन 2.5% के आसपास है। दूसरी तरफ यूएस रिटेल सेल्स जुलाई में -0.6% तक गिर चुके हैं, जिसका मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। इसी वजह से गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं कि सितंबर में रेट्स बढ़ने के बहुत चांसेस है। लेकिन असली ट्विस्ट वोटिंग पैटर्न में छुपा है दोस्त। जुलाई मीटिंग के दौरान वोटिंग रिजल्ट्स 9:3 था। 9 लोगों ने कहा रेट मत बढ़ाओ, लेकिन 3 लोगों ने खुलेआम रेट हाइक का सपोर्ट में वोट कर दिया है। ये 3 लोग कौन थे भाई? डैलस फेड की लॉरी लोगन थे, क्लेवरलैंड फेड की बेथ हैमक थे, और मिनेपोलिस फेड के नील भाई साहब थे। ईयर 2016 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है जब एक साथ 3 वोटिंग मेंबर्स ने डिसेंट किया है। सेंट्रल बैंकिंग की दुनिया की अगर मैं बात करूं तो ये एक रेयर हिस्टोरिकल इवेंट है। इन तीनों का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग टाइमली टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग के लॉजिक्स लाइव समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर 11 में आज ही अपना अकाउंट खोल सकते हैं एक्सक्लूसिव लिंक से, और जो भी सारे स्टेप्स दिए वहां पे मेंशन्ड है उसको फॉलो करेंगे तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, आपको एक्सेस मिलता है। एनीवेज, लॉरी लोगन का मानना है कि करंट इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी को रोकने के लिए काफी नहीं है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी रेस्ट्रिक्टिव जोन में पूरी तरह आई ही नहीं है। बेथ हैमक ने पॉइंट आउट किया है कि इन्फ्लेशन सिर्फ सप्लाई चेन की दिक्कत नहीं है, बल्कि स्ट्रांग डिमांड की वजह से भी बनी हुई है। वहीं पे नील भाई साहब का कहना है, जो आमतौर पर रेट्स बढ़ाने के खिलाफ रहते हैं, वो एक इंक्रीमेंटल स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि आगे जाकर भाई तुम अचानक से बड़ा शॉक दे दो, उससे बेहतर है 25 बेसिस पॉइंट के छोटे छोटे मूव्स लिए जाएं और डेटा को क्लोजली हम लोग वेट एंड वॉच करें। अब देखो, जब रूम के 3 बड़े पॉलिसी मेकर्स हाइक के लिए ओपन स्टैंस ले चुके हैं तो मेजॉरिटी को शिफ्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले मीटिंग्स में रेट्स 3.75 से बढ़कर 4% तक हो सकती है, और अगर ये हुआ तो मार्केट में भाई तौबा तौबा भयंकर प्रेशर बन सकता है। अब बात करते हैं इसका सीधा असर इंडियन मार्केट में क्या पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो उसी में इंटरेस्टेड है। बताता हूं। देखो, जब भी यूएस फेड रेट बढ़ाता है या एग्रेसिव होने का सिग्नल देता है तो 3 जगह सबसे तेज रिएक्शन आता है। कहां कहां पे? पहला निफ्टी, दूसरा इंडियन रुपी, तीसरा आईटी स्टॉक्स। एक एक करके समझते हैं। पहला इंपैक्ट आता है निफ्टी पर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज हमेशा रिस्क और रिटर्न को कंपेयर करते हैं। जब यूएस में रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर ज्यादा यील्ड मिलने लगती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया से पैसा निकालकर यूएस एसेट्स में शिफ्ट करते हैं। हायर यूएस यील्ड्स का मतलब होता है इंडियन मार्केट से कैपिटल आउटफ्लो का खतरा। अगर आज के मिनट्स ज्यादा हॉकिश रहे रात के, तो कल हैरान मत होइएगा अगर निफ्टी में बहुत बड़ा डिप आपको देखने मिल जाए। दूसरे इंपैक्ट की बात करते हैं, वो होता है इंडियन रुपी पे। देखिए, डॉलर इंडेक्स यानी DXY फिलहाल 99.36 के आसपास स्लिप हो रहा है, लेकिन अगर फेड ऑफिशियल्स की इंटरनल डिस्कशन एग्रेसिव दिखी तो डॉलर इंडेक्स इंस्टेंटली बाउंस करेगा। डॉलर इसके कारण क्या होगा? स्ट्रांग होगा, और इसके कारण रुपी क्या होगा? वीक हो जाएगा। और इसका फायदा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को मिलता है, लेकिन ऑयल इंपोर्ट करने वाली इंडियन कंपनीज के लिए इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे कि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट हम समझते हैं, वो होता है आईटी सेक्टर पे। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक जैसी इंडियन आईटी जायंट्स का मैक्सिमम रेवेन्यू डायरेक्टली यूएस मार्केट से जनरेट होता है। जब यूएस रेट्स हाई रहते हैं तो यूएस कंपनीज अपने टेक्नोलॉजी और डिस्क्रिशनरी बजट्स पर कट लगाती है। वीक रुपी से उनकी करेंसी अर्निंग्स को टेम्पररी पुश मिलता है, लेकिन अगर यूएस मिनट्स में इकोनॉमिक स्लो डाउन और स्टिकी इन्फ्लेशन दोनों एक साथ दिखे तो उस स्टैगफ्लेशन सिग्नल से आईटी कंपनीज के क्लाइंट स्पेंडिंग डिसीजंस और डिले
हो जाती हैं। तो पहला ट्रिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, कमेंट्स में बताना कि भाई अगर फेड रेट बढ़ाता है, ध्यान से सुनना, बढ़ाता है तो कौन से इंडियन स्टॉक्स को फायदा होगा, कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज, मार्केट का करंट कंसेंसस ये मान रहा है कि सितंबर हाइक के चांसेस 42% के आसपास हैं। गोल्डमैन सैक्स जैसे एनालिस्ट कह रहे हैं कि रेट्स नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सितंबर को इतनी जल्दी डिसमिस करना गलत कैलकुलेशन हो सकती है मेरे दोस्त। इसके पीछे 3 सॉलिड रीजन है। पहला रीजन है करंट फेड चेयरमैन केविन रॉश की पॉलिसी अप्रोच। देखिए, रॉश ने फॉरवर्ड गाइडेंस की पॉलिसी से कहीं ना कहीं दूरी बनाई है और साफ किया है कि सेंट्रल बैंक मार्केट की रेडीमेड सिग्नल्स पहले से नहीं देगा। उनकी मीटिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये डेलिबरेट एम्बिग्विटी हमेशा से रही है। जब लीडरशिप ही एम्बिगुअस हो और 3 सीनियर मेंबर्स ऑलरेडी हाइक के लिए वोट कर चुके हों, तो मार्केट के लिए ये अपने आप में एक हॉकिश एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं बिल्ड करता था। दूसरा रीजन है अगस्त 28 को होने वाली जैक्सन होल वाली मीटिंग, याद है ना? हिस्टोरिकली सेंट्रल बैंकर्स जैक्सन होल के प्लेटफॉर्म को मेजर पॉलिसी शिफ्ट्स और डायरेक्शन सेटिंग के लिए यूज करते हैं। 2022 में इसी प्लेटफॉर्म पर जेरोम पॉवेल भाई साहब जो थे, उनकी स्पीच के बाद S&P 500 एक दिन में कितना गिरा था? 3.5% गिर गया था। अगर जैक्सन होल पर लीडरशिप ने इन्फ्लेशन परसिस्टेंस पर फोकस बनाए रखा तो मार्केट का मूड फिर बदल सकता है, आंधी तूफान आ सकता है। तीसरा रीजन है ग्राउंड लेवल एनर्जी शॉक। भाई साहब, क्रूड ऑयल और गैसोलीन प्राइसेस ईयर ओवर ईयर बेसिस पर अभी भी अराउंड 24.6% एलिवेटेड चल रहे हैं। सप्लाई डिसरप्शंस की वजह से हेडलाइन इन्फ्लेशन पहले ही हायर लेवल्स टच कर चुकी हैं, और हालांकि ये गिरकर 3.4% पर आई हैं, ये सेंट्रल बैंक के लॉन्ग टर्म 2% टारगेट से अभी भी लगभग 140 से 170 बेसिस पॉइंट्स दूर है। जब तक इन्फ्लेशन इस 2% मार्क के कंफर्ट जोन में नहीं आती ना, रेट हाइक की पॉसिबिलिटी टेबल से पूरी तरीके से नहीं हट सकती। तो आज रात रिलीज होने वाले मिनट्स में एग्जैक्टली क्या स्पॉट करना है हम लोगों को, वो मैं आपको बताता हूं ताकि आप ध्यान रखो। पहला पॉइंट पर फोकस जो करना है, हॉकिश लैंग्वेज पे फोकस करना है। चाहे लोगन भाई साहब हो, चाहे बाकी लोग हो, इनके अलावा क्या बाकी मेंबर्स ने भी अपसाइड इन्फ्लेशन रिस्क पे कंसर्न एक्सप्रेस कर दिए? अगर हाँ, तो सितंबर हाइक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, नोटिस करना। दूसरे पॉइंट आपको जो देखना है, ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का बैलेंस। क्या मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स रिटेल सेल्स ड्रॉप जैसे कंज्यूमर स्लो डाउन डेटा को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, या फिर परसिस्टेंट कोर इन्फ्लेशन उनकी प्राइमरी वरी थी? अगर प्रायोरिटी ग्रोथ स्लो डाउन है तो होल्ड केस स्ट्रांग बनेगा। तीसरे पॉइंट को जो आपको ऑब्जर्व करना है वो है लीडरशिप का कोर टोन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्लोमेसी रहती है, लेकिन इंटरनल मीटिंग रिकॉर्ड्स में चेयर का स्टांस और उनके कंसर्न्स क्लियरली मिरर होते हैं। रियलिस्टिक व्यू ये है कि आज रात के मिनट्स पूरी तरीके से क्लियर डायरेक्शन नहीं देंगे, बल्कि एक बैलेंस्ड सिग्नल क्रिएट करेंगे। फेड ये नहीं चाहेगा कि मार्केट सितंबर की किसी एक आउटकम पर 100% बेट लगाए। इसी डेलिब्रेट अनसर्टेनिटी के थ्रू सेंट्रल बैंक्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हैं। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच सिंपल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? देखो भाई, अगर आप इंडियन आईटी स्टॉक्स को कहीं ना कहीं ट्रैक कर रहे हो, चेस कर रहे हो, तो जो ये जैक्सन होल वाला इवेंट के आउटकम तक आपको वेट करना ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। तो बहुत हैवी अभी से एक्यूमुलेट करना मत शुरू करो। अगर आप निफ्टी या इंडेक्स डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हो तो आज रात डेटा आने के इमीडिएट फर्स्ट हाफ आवर के बाद स्पाइक्स पर एग्रेसिव पोजीशन कैरी करने से आपको हमेशा से बचना था। अब ऑलरेडी मार्केट आवर्स के बाद अगर आप देख रहे हो, आई होप आपने बहुत हैवी पोजीशन ही बनाया, और कल के दिन मार्केट ओपन होने के फर्स्ट 1 आवर आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है प्लीज। सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा स्ट्रगल यह है कि इन्फ्लेशन टारगेट अभी भी दूर है, और डिसीजन मेकिंग रूम में 3 बड़े ऑफिशियल रेट्स बढ़ाने के लिए हाथ उठा चुके हैं। सितंबर मीटिंग आने वाले क्वार्टर्स का ट्रैजेक्टरी कहीं ना कहीं डिफाइन करने वाली है, और आज रात के मिनट्स उसी डिसीजन के इंटरनल फाउंडेशन को एक्सपोज करने वाले हैं। अगर इस तरह के एनालिटिकल वीडियोस पसंद है तो मेक श्योर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे मैंने कहा, अगर आपको एक्सक्लूसिव ग्रुप का हिस्सा बनना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेकआउट करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।